हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड का पाठ 7 मेरे बचपन के दिन का अध्ययन करेंगे। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। ये महादेवी वर्मा के जीवन पर आधारित पाठ है। संस्मरण इसको कहते हैं, संस्मरण। ये संस्मरण है उनके जीवन की जो घटनाएं थी, जितना भी उनको जो भी कुछ उन्हें याद था, अपने पूरे परिवार के, अपने बचपन के दिन उनके कैसे गुजरे, इसको इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठिनियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। थोड़ा सा हम लेखिका का परिचय दे दें। हालांकि लेखिका परिचय की मोहताज नहीं है। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक प्रमुख महादेवी वर्मा के नाम को कौन नहीं जानता। मेरे बचपन के दिन पूरा का पूरा पाठ इस लेखिका के परिचय को प्रदर्शित करता है। फिर भी हम एक सामान्य परिचय जानने का प्रयास करते हैं। तो आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के छायावादी प्रमुख कवियों में से एक थी। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक नगर में हुआ था। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए में संस्कृत किया था तथा प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य नियुक्त हो गई थी। बाद में वहीं की वो कुलपति बनी। विक्रम कुमायूं तथा दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। यामा पर इनकी जो कविता रचना है यामा, उस यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सन 1987 में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य रचनाएं वो हैं नीरजा, रश्मि, निहार, सांदगीत, दीपशिखा, यामा आदि, ये इनकी काव्य रचनाएं थी। गद्य रचनाओं में प्रमुख है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, ये इनके प्रमुख। महादेवी वर्मा जो है, इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं थी, महादेवी वर्मा करुणा और मानवतावाद के भावों को प्रकट करने वाली लेखिका है। उन्होंने जहां दीनहीन मानव का मानविक चित्रण किया है, वहीं निरीह पशु पक्षियों का भी हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। नीलकंठ, मोर, गौरा, गाय, सोना, हिरनी, गिल्लू आदि ऐसे प्रभावी रेखा चित्र हैं। ये ऐसे प्रभावी रेखा चित्र हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लोगों को अपनी ओर मुग्ध कर देते हैं। महादेवी वर्मा की कोमल लेखनी का स्पर्श पाकर ये पशु पक्षी भी मानव की तरह बोलने लगते हैं। इनकी गद्य भाषा सबसे अलग है। हजारों लेखों में महादेवी का गद्य अलग से पहचाना जा सकता है। तत्सम शब्दों का प्रयोग करती हैं। वाक्य रचना भी लंबी और घुमावदार है। शब्दों पर इनकी पकड़ अद्भुत है। भाषा में पाठक को बांध लेने की क्षमता है। महादेवी जी ने यथास्थान वर्णनात्मक, भावात्मक, शब्द चित्रात्मक, अलंकारिक और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है।
महादेवी वर्मा द्वारा रचित ये संस्मरण मेरे बचपन के दिन में उन्होंने अपनी बचपन की कुछ यादों को प्रस्तुत किया है, जो निम्नलिखित बिंदुओं में, इन 6-7 बिंदुओं में बांधा है। सबसे पहला बिंदु आता है जन्म और शिक्षा। पहले महादेवी जी के परिवार में लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। ये महादेवी जी के परिवार में ही नहीं, ये सामाजिक मनोवृत्ति थी। पहले लड़कियों को पैदा होते मार देते थे। क्यों? लड़कियों को पराया धन, लड़कों को ही वंश का नाम बढ़ाने वाला समझा जाता था। 200 वर्ष के बाद महादेवी ने परिवार में जन्म लिया, तो कि महादेवी के बाबा ने दुर्गा पूजा करके कन्या की मांग की थी। ये उस जमाने में अपने आप से एक उदाहरण है। जबकि लड़कियों को पैदा होकर मार दिया जाता है, इस स्थिति में महादेवी वर्मा के बाबा ने स्वयं दुर्गा की आराधना करते उनसे कन्या की मांग की। अतः महादेवी को बचपन में कोई कष्ट नहीं सहना पड़ा, जैसा कि अन्य लड़कियों को सहना पड़ा। उन्हें उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत पढ़ने की सुविधा दी गई। उनकी माता ने उन्हें हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्हें मिशन स्कूल की प्रार्थना और वहां का वातावरण पसंद नहीं आया। तब उन्होंने क्राफ्टवेट गर्ल्स कॉलेज में 5वीं कक्षा में दाखिल किया गया। यहाँ हिंदू और ईसाई दोनों धर्मों की लड़कियां थीं। ये इनकी सुभद्रा कुमारी चौहान से मुलाकात, प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान से इनकी मुलाकात, इनसे दोस्ती हुई, मित्रता हुई। छात्रावास के हर कमरे में 4 छात्राएं रहती थी। महादेवी के कमरे में रहने वाली एक सीनियर छात्रा थी सुभद्रा कुमारी चौहान। वे कविताएं लिखती थी। महादेवी जी की माता भी भक्ति गीत लिखती और गाती थी। उन्हीं को देखकर महादेवी भी लिखने लगी थी। सुभद्रा हिंदी खड़ी बोली में लिखती थी। एक दिन सुभद्रा कुमारी चौहान को पता चला कि महादेवी भी छिप छिप कर लिखती हैं। उन्होंने उनकी कविताएं पढ़ी और सारे हॉस्टल को बता दिया कि महादेवी भी लिखा करती है। तब से महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान में गहरी मित्रता हो गई। खेल कूद के समय वे दोनों बैठकर तुकबंदी किया करती थी। कविता का प्रथम चरण तुकबंदी करना। सौभाग्य से वह तुकबंदी स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में छप भी जाती थी। इस प्रकार से इन दोनों में दोस्ती हो गई। कवि सम्मेलनों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सन 1917 की बात है, उन्हीं दिनों कवि सम्मेलन होने लगे। हिंदी के प्रचार प्रसार का समय था। महादेवी भी सम्मेलनों में जाने लगी। क्राफ्टवेट की एक अध्यापिका उन्हें साथ लेकर जाती थी। कवि सम्मेलन के अध्यक्ष हरिऔर, श्रीधर पाठक, रत्नाकर जैसे महान कवि होते थे। उन्हें प्राय प्रथम पुरस्कार मिला करता था। महादेवी वर्मा को प्राय प्रथम। इसके बाद में जब सम्मेलन में भाग, तो गांधी जी से मुलाकात। आगे का चरण आता है गांधी जी से मुलाकात। एक कवि सम्मेलन में महादेवी जी को चांदी का नक्काशीदार कटोरा भेंट में मिला। उन्हीं दिनों गांधी जी आनंद भवन आए थे। आनंद भवन नेहरू जी का निवास स्थान था। इलाहाबाद में आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का परिवार रहता था। आनंद भवन आए। आनंद भवन स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बन चुका था। महादेवी तथा अन्य छात्राएं रोज अपने जेब खर्च में से कुछ धन एकत्र करके देश हित में अर्पित किया करती थी। महादेवी ने बापू को पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा दिखाया। बापू ने कविता तो नहीं सुनी, हाँ वह कटोरा अवश्य मांग लिया, रख लिया, देना पड़ा महादेवी।
महादेवी वर्मा उस कटोरे को भेंट करके प्रसन्न हुई। क्यों? कि वो देश सेवा में उसने अर्पित कर दिया गया था। छात्रावास का वातावरण, छात्रावास में तरह तरह के लोग रहते थे, कई भाषाभाषी लोग रहते थे। चेबुन नाम की एक मराठी कन्या महादेवी का साफ सफाई में काम कर देती थी। वह हिंदी और मराठी की मिली-जुली भाषा बोलती थी। यहाँ एक उस्तानी बेगम भी थी जिसे उसकी मराठी पर ऐतराज था। उन दिनों छात्रावास में सांप्रदायिकता नहीं थी। अवध से आई लड़कियां अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड से आई लड़कियां बुंदेली बोलती थी, महाराष्ट्र से आई लड़कियां मराठी बोलती थी। एक ही मेस में खाते थे, एक प्रार्थना करते थे, कहीं कोई झगड़ा नहीं होता था। ऐसा छात्रावास का भेदभाव रहित वातावरण। अब बेगम साहिबा से मुलाकात, उन बेगम साहिबा का भी महादेवी वर्मा को स्मरण हुआ था, याद हुआ था है। जब महादेवी विद्यापीठ में आई तब भी बचपन के ये संस्कार उसी तरह बने थे। जिस कंपाउंड में महादेवी रहती थी उसी में जवारा के पुराने नवाब भी रहते थे। उनकी बेगम अनुरोध करती थी कि महादेवी उन्हें ताई कहे। बेगम के बच्चे महादेवी की मां को चची जान कहा करते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी। राखी के दिन वह उसे तब तक पानी भी नहीं पीने देती थी जब तक कि महादेवी उन्हें राखी न बांधे। इसी भांति मुहर्रम पर इनके लिए भी वस्त्र बनते थे। महादेवी वर्मा के लिए भी चाची जान बेगम साहिबा वस्त्र बनाते। ऐसा सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण उस समय। महादेवी के भाई का नाम अगर महादेवी का छोटा भाई जन्मा तो बेगम ने महादेवी के पिता से कहकर नेग लिया और ताई बनकर कपड़े आदि भेंट किए। उनका नाम मनमोहन रखा। बेगम साहिबा ने उसका नाम मनमोहन रख दिया। वही मनमोहन वर्मा बाद में जम्मू और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। बेगम साहिबा के घर में अवधी बोली जाती थी परंतु हिंदी और उर्दू भी चलती थी। पहले वातावरण में जितनी निकटता थी वह अब सपना हो गई है। अब सपना सच हो जाता तो भारत कुछ और ही हो गया होता। ऐसा वातावरण देखने को नहीं मिलता। ये इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने स्पष्ट करने का प्रयास किया। शुरू से लेकर हॉस्टल का वातावरण भेदभाव सांप्रदायिक लड़ाई झगड़े जातिवाद कहीं नहीं। आज तो जगह जगह जातिवाद के झगड़े दिखाई देते हैं, सांप्रदायिक वैमनस्यता दिखाई देती है। पहले के जमाने में वातावरण में जितनी निकटता, व्यक्ति के निकटता, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक दूसरे के क्रियाकलापों को, एक दूसरे के रीति रिवाजों को, एक दूसरे के संस्कारों को सम्मान दिया जाता था, एक दूसरे के संस्कारों को माना जाता था। अगर ये सपना सच हो जाए तो आज हमारा ये भारत विश्व गुरु बनने के लिए ये इस पाठ का प्रमुख सारांश है, प्रमुख बिंदु है जो हमने आपके सामने स्पष्ट किया। अब इस पाठ में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु दी गई है जो आपके व्याकरण के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके ग्रामर के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले है इसमें कुछ विलोम शब्द दिए गए, जैसे विद्वान का विलोम क्या होगा? अब आ जाएगी मूर्ख। नहीं, यहां पाठ में शब्द प्रयोग किया गया है विदुषी, इसलिए यहां विद्वान का क्या शब्द आएगा? विलोम विदुषी। क्यों आएगा? लिंग, विपरीत लिंग।
विद्वान पुरुष के लिए कहा जाता है, विदुषी महिला के लिए। अनंत, अनंत, इसका विलोम शब्द आएगा अंत। ये पाठ के आधार पर इनके विलोम निर्धारित होंगे। निरपराधी, निरपराधी, इसका होगा अपराधी। इसके बाद में आता है दंड, पुरस्कार, पुरस्कार। शांति, शांति का क्या होता है? बच्चों के बीच में से निकल के आएगा शांति नहीं, यहां बेचैनी, बेचैनी, यहां शांति का बेचैनी, क्योंकि पाठ में बेचैनी शब्द प्रयुक्त किया गया। सामान्य रूप में शांति का अशांति आता है, परंतु पाठ में जो है उसके आधार पर हमें विलोम शब्द लिखने होंगे। इसके बाद में देखिए, अब आपके कोर्स की विषय है उपसर्ग और प्रत्यय। आप उसमें पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, उपसर्ग प्रत्यय के बारे में आपने पूरा ज्ञान लिया है। निराहारी शब्द है, निराहारी, निर आ हार प्लस ई, ये दोनों उपसर्ग हैं। ये उपसर्ग, ये प्रत्यय और ये मूल शब्द, ये मूल शब्द। हार मूल शब्द, निर आ हार, कई कई जगह इसका क्या बन जाता है? आहार, परंतु आहार में भी आ उपसर्ग है, ये बात हमें ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार अन्य शब्द हैं। सांप्रदायिकता, जैसे सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता, सम प्र दाय इग प्लस ता, ये प्रत्यय, ये उपसर्ग। मूल शब्द क्या हो गया? दाय, सम प्रा इग, ये उपसर्ग, ये प्रत्यय, ये मूल शब्द। क्लियर? इसी तरह से अन्य शब्द आता है। अप्रसन्नता, 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 ये उपसर्ग, ये प्रत्यय, ये मूल शब्द। अपनापन, 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 इसमें मूल शब्द क्या है? अपना, अपना, ये क्या है? मूल शब्द। और पन क्या है? प्रत्यय, ये प्रत्यय, पन प्रत्यय। क्लियर? इसी तरह से अन्य शब्द हैं जो आपके सामने क्लियर है। देखिए, इसके बाद में आता है आपका
किनारीदार, किनारीदार। या देखिए किनारी मूल शब्द, किनारी क्या है, ये क्या है, मूल शब्द, और दार क्या है, ये प्रत्यय, किनारीदार। अगला शब्द आ रहा है आपका स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, सु प्लस आ, ये क्या है, ये उपसर्ग। इसके बाद में आता है तंत्र, ये क्या है, मूल शब्द, और ता, इसमें क्या आता है, प्रत्यय। सु आ प्लस तंत्र ता, मूल शब्द, स्वतंत्रता, प्रत्यय। ये स्वतंत्रता शब्द, ये उपसर्ग और प्रत्यय आपके सामने मैंने क्लियर कर दिए। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय बनाने होंगे, आपके इसी में आए हुए हैं। उपसर्ग प्रत्यय चूंकि आपके व्याकरण के कोर्स में है, इसलिए यहां आपको इसका विस्तार से समझाना आवश्यक हो गया है। जैसे अनुपसर्ग, उपसर्ग अन, दो प्रकार के अन होते हैं। अनुपसर्ग लगा करके शब्द बनाया है। अनर्थ, अनर्थ, या अनर्थ। क्लियर? ऐसे ही सत, आ उपसर्ग लगा करके, अयोग्य, आ से अयोग्य, सत से सत, सत्संग, सत्संग, सत, स्व से स्व, स्वतंत्र, स्व एक अलग उपसर्ग बन गया है। स्व में वैसे स और आ मिलकर के बनता है। सुधन आ, सॉरी, सुधन आ मिलकर के स्व बनता है, परंतु यहां स्वतंत्र एक अलग उपसर्ग बन चुका है, इसलिए यहां पर स्वतंत्र शब्द आएगा। दुर, दुर्भाग्य, इस तरह से उपसर्ग युक्त शब्द हैं। आप अन्य शब्द अपने हिसाब से आप बनाने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। इसके बाद में आता है पाठ में आए कुछ सामासिक पद आपको छांटने हैं और उनका विग्रह करना है। जैसे एक आया परम धाम, परम धाम, परम है जो धाम, परम है जो धाम, वह अर्थात स्वर्ग, अर्थात आ गया यहां पर। कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ये बहुव्रीहि समास की रचना है। यहाँ पर परम है जो धाम, कुल देवी, कुल देवी एक शब्द आया, कुल देवी, कुल की देवी। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। इसके बाद में आता है आपका
पहले पहल, पहले पहल अर्थात सबसे पहले, पहले। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ये सब आपके कोर्स में है। ये सब समास, इस समास की आपको जानकारी समास के चैप्टर में आपको दी गई थी। पंचतंत्र, पंचतंत्र, पंचतंत्रों का समाहार, पंचतंत्रों का समाहार। द्विगु समास, संख्या पूर्व द्विगु, द्विगु समास। द्विगु समास। ऐसे ही अनेक और समास हो सकते हैं, इनको आप अपने पाठ में से छांटिए, अभ्यास कीजिए। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।